लंबे गहरे श्वास। मन ही मन ओंकार और गायत्री का जप, प्राणायाम का तप, एक अनुष्ठान की तरह पुरुषोवाव यज्ञ, श्वास प्रश्वासों का एक यज्ञ चल रहा है। इस जीवन यज्ञ को सुरभित बनाने के लिए, सुवासित करने के लिए, इस ब्रह्मांड की समस्त दिव्यताओं को आत्मसात करने के लिए। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। ओम इंद्रः क्रतुं नाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूतयाम जीवाः ज्योतिः अश्विमहे। लंबे गहरे श्वास, सामान्य, मध्यम गति से करना। मैं कहता हूं 90 से 99% सब तन के रोग, मन के रोग, तन मन की व्याधियां, तन मन के विकार, सब अंधकार, सब तमस को आप प्राणायाम को विधि पूर्वक निरंतरता के साथ आप करते हैं तो एक रूपांतरण घटित होता है, बहुत गहरा। इसलिए मैं 4 बड़े लाभ बताता हूं योग के। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, क्षीण हो गई शक्तियां, क्षीण हुआ यौवन, डीजनरेटिव ब्रेन के सेल्स, डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस और स्ट्रोक जैसी बीमारियों में जब हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, जब किसी को पैरालिसिस आता है, जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक आता है, किसी को जब अल्जाइमर हो जाता है, ब्रेन डिमेंशिया हो जाता है या पार्किंसंस हो जाता है, तो अंदर ये हमारा जो सूक्ष्म नाड़ी तंत्र है उसमें क्षरण हो जाता है, डिजनरेशन हो जाता है। योग से ब्रेन के, आंखों के ऑप्टिकल नर्व वीक हो गई, कानों के सेल। कल एक माता रोई रोए, स्वामी जी मेरे को तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स, 20-25 बीमारियां हो गई हैं, माथे से लेकर के, आंखों से लेकर के, कान से लेकर के, और फेफड़े से लेकर के, दिल से लेकर के, लिवर किडनी से लेकर के, स्किन से लेकर के, बोन से लेकर के, हर जगह शरीर में कष्ट है। मैंने कहा घबराओ नहीं, एक तो बोल रही भगवान मुझे मौत ही दे दे, बस अब मैं उभर नहीं सकती इन रोगों से। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। कितना ही भयंकर अर्थराइटिस है, 100 बार तक देखो ऐसे। अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई ना, हाथों की, पैरों की, एक साथ। वो तो पैर भी मोड़ के नहीं बैठ सकते, तो 100, 200, 500 बार ऐसे ही करना। मैं तो बहुत तीव्रता पूर्वक करता हूं, तो इसको करते करते ही मैं तो पसीने से तरबतर हो जाता हूं। मैं कहता हूं सुबह सुबह उठ करके घर्म स्नान करो। जो घर्म में स्नान करेंगे वो धर्म में प्रतिष्ठित होंगे। घर्म कहते हैं पसीने को।
जिसका जैसा सामर्थ्य, जो बहुत कमजोर है, जिनको बहुत अधिक बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ऐसे एक निष्ठ होके, योग निष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होके, ध्येयनिष्ठ होके, सत्यनिष्ठ होकर के, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, योग की विजय होगी, रोग हारेंगे, असत्य हारेगा, तमसा छटेगा। ऐसे 10 मिनट तक करना जिनको असाध्य रोग है। मेरे साथ बोलो, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। ये 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान। 5 उप प्राण है, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। 5 कोश है, पंच महाभूत हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्ट है। अंतःकरण चतुष्ट 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं इस देह में, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, और एक सेल का जो कंपोजिशन है वो 7 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए से बना है। कितनी अद्भुत रचना है। और इस सारी भगवान की संरचना को सबसे अधिक कोई ऊर्जा प्रदान करने वाला है, उसकी सारी शक्ति कोई अभिव्यक्त करने वाला कोई तत्व है, तो प्राण तत्व है। इसलिए मेरे साथ फिर से बोलिए 4 शब्द, एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस, रिजुविनेशन। ये चारों काम एक साथ ऐसे भस्त्री का प्राणायाम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने कोई भी एक सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ के इस ब्रह्मांड की समस्त दैवी शक्तियों से अभिभूत हो रहा हूं, अभिषिक्त हो रहा हूं, अनुग्रहित हो रहा हूं, उपकृत हो रहा हूं। भगवान अपने आशीषों की वर्षा कर रहे हैं। गॉड इज blessing me. God is showering His compassion on me. He is bestowing His mercy on me. ऐसे दिव्य भाव चेतना में मैं बार बार कहता हूं, यहां से योग प्रारंभ होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, स्वीकार्यता, सकारात्मकता, सृजनशीलता, रचना धर्मिता, ये हमारी चित्त की भूमि होनी चाहिए। भस्त्री का ऐसे लंबे समय तक करना। जिनको लंग फाइब्रोसिस है, सार्कोडायसिस है, जिनको कैंसर है, जिनको डायबिटीज है, इम्यूनिटी लो है, शरीर शक्ति क्षीण पर गई है, 10 मिनट तक ऐसे लगातार भस्त्री का प्राणायाम ध्यान के साथ। रीढ़ की हड्डी के मूल में मूलाधार चक्र है, बाईं ओर सीढ़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। वहां से शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद हृदय, हृदय के बाद विशुद्धि, विशुद्धि के बाद फिर आज्ञा, आज्ञा के बाद फिर भ्रुकुटी, भ्रुकुटी के बाद सहस्रार। जो भी शरीर का अंग रोगग्रस्त हो, रोग से पीड़ित हो, वहां पर मन को केंद्रित करके उसके रोग की निवृत्ति का संकल्प। अथवा निरोगी हैं तो मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक, एक एक चक्र में, क्योंकि लगभग 1 घंटा तो कम से कम सबको प्राणायाम करना है, तो
तो एक एक चक्र में 5-5 मिनट का ध्यान करो। अब भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो। देखो मूलाधार चक्र से शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण हो रहा है, कुंडलिनी जागरण इसको कहते हैं। अपने रोग के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अथवा मूलाधार से सहस्रार तक जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, एक एक चक्र में 2-3 मिनट से लेकर 5-5 मिनट का ध्यान करें। कम से कम 1-1 मिनट का ध्यान सभी चक्रों में थोड़ी देर के लिए कीजिए, जिससे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और एक एक चक्र में अपरिमित शक्ति सामर्थ्य है। मूलाधार मूल शक्ति का केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र उसी मूलाधार चक्र की शक्ति को व्यवस्थित बना करके ऊर्ध्वगामी बनाने वाला और तमाम तरह के मूत्र रोगों से महिलाओं में बहुत ज़्यादा हो रही है यूटीआई की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, किसी को यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी स्टोन है, तमाम तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम की समस्याओं से आपको बचाने वाला, उभारने वाला स्वाधिष्ठान चक्र। मणिपुर चक्र पाचन तंत्र से लेकर के, कमजोर पाचन है, पेट के बहुत रोग है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, पायस फिशर फिस्टुला है, किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी है, पोषक तत्वों की कमी, विटामिन डी से लेकर के B12 से लेकर के। अब एक बार कोई तत्व की कमी रह गई, छोटी छोटी चीजें भी, कल एक राठी परिवार के लगभग कितने 15-20 सदस्य एक साथ आए हुए, तो बोले स्वामी जी रोग तो हमारे सबके ठीक हो रहे हैं, काफी हमने रिकवर भी कर लिया है सभी ने, लेकिन सारे परिवार में विटामिन डी और B12 की कमी है। मैंने कहा कोई नहीं, एक तो धूप में अभी बैठना 1-1 घंटा रोज नियम बना लो, थोड़े नंगे बदन बैठना, और विटामिन डी के लिए हमने लाइकिन से और कौन से हमने B12 यहाँ नेचुरल और 100% प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक औषधि तैयार कर दी है, वो ले जाना। विटामिन डी के लिए, विटामिन B12 के लिए, कैल्शियम के लिए मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति से, पालक और मंडूर से जो एक नेचुरल मिनरल है उससे हमने आयरन, और सीबकथॉर्न और फ्लैक्सीड से हमने ओमेगा 3, 6, 7, 9 सब ओमेगा के कंपोनेंट्स, मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी, कॉर्न और मोरिंगा की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मोरिंगा को भी मैजिक ट्री कहते हैं, ये भी हर व्यक्ति खा सकता है। और विटामिन के साथ साथ में प्रोटीन का सबसे रिच, हेल्दी और थोड़ी खाने से पूरी रिकवरी मिलती है। नहीं तो पर किलो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको 1 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ता है। आपको 60 ग्राम लगभग सभी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि 50 से 60 किलो एवरेज वेट सभी का होना ही चाहिए। जिनकी 5 फीट से लेकर के 7 फीट तक 6 फीट तक हाइट है, उनको कम से कम 50-60 ग्राम प्रोटीन तो जाना ही चाहिए शरीर में, नहीं तो मसल्स वीक हो जाते हैं। और ये मसल्स के जो रोग हो रहे हैं ना आजकल, इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि हमको पहले तो हेल्दी प्रोटीन नहीं मिलता, और प्रोटीन मिलता है तो डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए हमने स्प्रिलुना, जो कि स्वच्छ पानी के ऊपर सीवाल एक हरा घास जैसा उगाता है, उससे तैयार किया हुआ, उसी घास को प्रोसेस करके ड्राई करके हाइजीन के साथ, हाइजीन मेंटेन करते हुए, और आपको स्प्रिलुना देते हैं। विटामिन इसके साथ इससे
प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। जिनको भी मसल्स में वीकनेस, मैं कह रहा था वीकनेस बहुत तरह की है। मसल्स की वीकनेस के लिए स्पिरुलिना, ब्रेन की वीकनेस के लिए मेधावटी मेधाक्वाथ, हड्डियों की वीकनेस के लिए ये मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी, और अब तो हमने उसके लिए बोन हेल्थ करके ही हमने ये औषधि तैयार कर दी है, इसको एक एक गोली खा लेना। खून की कमी के लिए ये मंडूर और पालक से औषधि बना दी, इसको घरेलू में सबसे अच्छा होता है। इनके सारे विकल्प मैंने एक दिन पूरे कहे हुए हैं विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी के लिए। हरी सब्जियों के साथ साथ अनार, गाजर और चुकंदर, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये सब चीज़ें आपके खून की कमी की पूर्ति करती है। एक बहन बोली जी मेरा तो 5-6 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है, जबकि ये जो सारे उपाय हम बता रहे हैं, और धूप में बैठना जरूरी है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है उसमें सूर्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है। सूर्य की रश्मियां जिन पर नहीं पड़ती हैं उनको जॉन्डिस हो जाता है, उनको फैटी लिवर हो जाता है, बहुत तरह के उनको रोग होते हैं। सूर्य तो अजस्र ऊर्जा का, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। दिसंबर जनवरी तक थोड़ी समस्या थी, अब तो फरवरी में यहाँ तो पूरा दोपहर को तो आप धूप में बैठ नहीं सकते, छाया ढूंढते रहते हैं कि थोड़ा ओल्हा मिल जाए पेड़ का। कपालभाति करते रहो। किसी भी तरह के कमजोरी के लिए एलोपैथी में दवाई नहीं है। अब फेफड़े कमजोर हो गए हो, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। उसके लिए सामान्य रूप से फेफड़े कमजोर है तो सांसारी, बहुत ही ज़्यादा फेफड़े कमजोर हो गए हैं, लंग फाइब्रोसिस हो गया है, लंग के अंदर किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स के कई तरह के नाम दे दिए गए और लोगों को डरा देते हैं नाम दे दे करके। सांसारी गोल्ड, लक्ष्मीला संजीवनी। हार्ट की वीकनेस के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, वो खाली ब्लड को थिन करने के लिए दवाई देते हैं। हार्ट के मसल्स को की वीकनेस को दूर करने के लिए हार्ट का वॉल सिकुड़ गया है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई लीकेज है, कोई भी हार्ट के अंदर हार्ट इनलार्ज है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो गया है। हार्ट में कैल्सिफिकेशन कब होगा? जब हार्ट वीक होगा। नहीं तो शरीर अपने आप जो भी अतिरिक्त तत्व हैं, पूरे शरीर को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, लेकिन कैल्सिफिकेशन हार्ट में भी होता है, कैल्सिफिकेशन पेनक्रियाज में भी होता है, इसलिए ये कैल्शियम हार्ट में भी जमा हो जाता है, किसी को पेनक्रियाज में जमा हो जाता है, किसी को तो गले में जमा हो जाता है। अलग अलग जगह कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है लोग। नहीं तो पहले 2 ही जगह पथरी सुना करते थे, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल, ये 2 बड़े कारण हैं पथरी के। तो पहले किडनी में पथरी हुआ करती थी, बाद में गॉल ब्लैडर में भी होने लग गई, क्योंकि ट्रांस फैट बहुत खाने लग गए और फैट खा करके उसको डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, तो वो इसमें गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, गॉल स्टोन भी होने लगे, फिर पेनक्रियाज में स्टोन होने लग गए, अब हार्ट में भी स्टोन होने लग गए, गले में भी स्टोन होने लग गए, बॉडी में कहीं भी कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। कपालभाति से, और मैं कहता हूँ गोखरू, और सप्ताह में कम से कम 1 बार कुलथ की दाल खा लिया करें, थोड़ा सा सेंधा नमक और हींग मिला करके, कोई कैल्सिफिकेशन शरीर में नहीं होगा। आंतों की और लीवर की, पेट की, पाचन तंत्र की कमजोरी के लिए लिवोग्रिट और लिवामृत अल्टीमेट है। किसी को कोलाइटिस और आंतें बहुत कमजोर हैं तो उसके लिए तो बेल से लेकर के, और बेल, सेब, उनको अनार और बिल्वादि गंगाधर के साथ शंख प्रतक मुक्ता शुक्ति का प्रयोग करवाते हैं। कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी और चित्रका आदिवटी, ये तो किसी को इंस्टेंट भी ऐसे ही दस्त लग गए तो 4 गोली खा लो एक साथ, 4 गोली चबा करके थोड़ा कुटज घनवटी की खा ली और फिर 4 गोली मुंह में चित्रका आदि की चूस लीजिए, इंस्टेंट बेनिफिट। किसमें? कोलाइटिस में।
जिनको दस्त लग रहे। नहीं तो लोग अंग्रेजी दवाई खाते हैं दस्त के लिए, वो आंतों को ताकत तो देने वाली कोई, मैंने कहा उसमें दवाई है ही नहीं, वो फिर पेट एकदम जाम हो जाता है। और जब कोलाइटिस जैसे रोगों में तो अंग्रेजी दवाई कोई काम ही नहीं करती है। उसके लिए तो यही जो मैंने अभी उपाय बताए यही काम करेंगे। ब्रेन की, दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई हैं। इसके लिए एक तो नाड़ी तंत्र कमजोर पड़ गया है, एक स्नैप्स वीक हो गए हैं, माइलिन सीट कमजोर पड़ गई है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनका इंसुलेशन और उनका गठबंधन वो कमजोर पड़ गया है, एक के साथ दूसरी की जो कनेक्टिविटी वो पूर्ण पड़ गई है, इससे एपिलेप्सी हो जाती है। कल ही एक बहन मधुराठी बोले जी मेरे को तो बचपन से मिर्गी के दौरे पड़ते थे एपिलेप्सी के, अब मैं ठीक हो गई हूं। अभी आई होगी शायद, हाँ? किधर है मधुराठी? इधर आओ, ऊपर आओ मंच के ऊपर। और दूसरी एक माता ने तो बहुत जबरदस्त काम किया, उसको अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, रीता मोहन। माता रीता मोहन जी भी इधर ही है, माता रीता मोहन, वो मंच के ऊपर आ जाएंगे। उसको तो अचानक स्ट्रोक आया। अभी आपको कपालभाति करा रहे हैं ना, मैंने कई बार बोला है कभी भी आपको भगवान ना करे कोई रोग हो, लेकिन यदि किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, पैरालिसिस हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए और आप हॉस्पिटल से दूर हैं, तो उनको बोलो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। और वो खुद नहीं कर पा रहा है तो दूसरा उसको सपोर्ट दे करके अनुलोम विलोम करना शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर आओ मधु, इधर बैठो। लोग एपिलेप्सी वाले तड़फते बिलखते रहते हैं और बोलते नहीं है। भारत में कम से कम ये समस्या 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को है। बच्चों का तो एपिलेप्सी का इसलिए नहीं बताते इनकी ब्याह शादी नहीं होगी बाद में, पढ़ लेते हैं तो इसलिए नहीं बता के कि इनको कोई नौकरी पर नहीं रखेगा, नौकरी में रखने के बाद इसलिए नहीं बताते कि इनको हटा देगा। और घर में माताएं बहनें किसको बताएं, क्योंकि कहीं घर वाले देवरानी जेठानी सासू माँ कहीं ताना ना देने लगे, अम्मा इधर आ जाओ, हाँ? देखो ये प्रणाम, कपालभाति के साथ आप अनुलोम विलोम करो। ये अनुलोम विलोम से, और आज मैं छोटी छोटी कुछ और बातें बताना चाहता हूं। लोग ऐसे ही परेशानियों से पीड़ित रहते हैं और ये सब बातें मैं अक्सर एक सप्ताह में सारे योग के तथ्यों और सत्यों को कवर करता हूं, एक एक संदर्भ में बात करता हूं। कब से थी तेरे को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम? माइक पकड़ ले। अपना नाम भी क्या, कहां से हो? मधुराठी। बचपन से बहुत प्रॉब्लम थी, खांसी सर्दी की। 30 साल के बाद भैया दिखाए, योगासन क्यों 1 महीने में ठीक हो गए। अब तो 1 महीने में, हाँ अब फिट्स का प्रॉब्लम था, 15-15 दिन में प्रॉब्लम होता था। 15-15 दिन में, हाँ। कितने साल से फिट्स आ रहे थे? 14 साल। 14 साल से फिट्स आ रहे थे 15-15 दिन के अंतराल से। और अब कितनी देर करने शुरू कर दिया प्राणायाम? प्राणायाम रोज करती हूँ ऐसे। कितनी देर? हाँ, यहाँ आने के बाद एकदम ठीक हो गया। बाहर भी नहीं घूमती थी कहीं, एकदम बाहर घूम रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, एकदम ठीक लग रहा है। अब प्राणायाम ज्यादा करना शुरू कर दिया कोरोना काल में, तो 15 दिन तो घर हो गए, और यहाँ कितने दिन हो गए? आज 6th डे, आज 6ठा दिन है। हाँ, और घर एकदम ठीक लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अभी इसको कितने दिन हो गए अभी दौरा पड़े? अभी एपिलेप्सी का 15 दिन हो गए, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है। अब वो जो 15 साल से दौरे पड़ रहे थे, 15 दिन 20 दिन तो घर हो गए और यहाँ आए हुए हो गए, अब ये उस दौरे को भूल ही गई। अब बाहर भी नहीं घूमती थी, एकदम फ्रेश हो गया है मन। पहले बाहर घूमने में भी डर लगता था। मेधावटी देते, मेधाक्वाथ पिलाते। बहुत ज्यादा एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो उसको हम एकांग वीर रस, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर, मोती पिष्टि रजत भस्म दे देते हैं। एपिलेप्सी दूर हो जाती है। बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग हैं कि एपिलेप्सी तो दूर ही नहीं होती, ठीक ही नहीं होती, और उसके लिए जो दवाइयां देते हैं उससे मेमोरी लॉस और हो जाता है।
और शरीर मतलब एकदम से निष्क्रिय जैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रमाद की स्थिति मन में आ जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है। ऐसी दवाइयाँ देते हैं, नींद की दवाइयाँ दे डालते हैं एपिलेप्सी में भी। बहुत खराब है कि इसकी ब्रेन को रिलैक्स करेंगे तो एपिलेप्सी दूर हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है। तो ये तो एपिलेप्सी का 30 साल पुराना मामला था, इसलिए मैंने इसको बुलाया। और क्या क्या प्रॉब्लम थी? अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ, एकदम ठीक हो गया। अब अस्थमा भी था, वो भी ठीक कर लिया। कहाँ रहते हो अभी? तेलंगाना? सूरत रहती हूँ। सूरत रहते हो। बाकी तो कहाँ? वो भैया भाभी योगासन सिखाए, राजू भैया है। वो कहाँ रहते हैं? नारायणपेट के। ओ भैया भाभी, हाँ, वो रहते हैं उधर नारायणपेट के। नारायणपेट में रहते हैं। वहां भी मैं गया हुआ। बहन भी आई है, मम्मी आई है, पूरा परिवार आया है इनका। और पूरे परिवार को जो जो प्रॉब्लम थी थोड़ी थोड़ी सभी की रिवर्स गियर लग गया सबकी बीमारियों में। ये तो एक एपिलेप्सी वाली बात थी। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लगातार कीजिए। आप, मैं कहता हूं ना, किसी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाए तो अनुलोम विलोम करते रहो। अचानक आंखों की रोशनी चली जाए, आपने सुना हुआ इसी मंच से कि लगातार 10-12 घंटा अनुलोम विलोम किया। एक तो डॉक्टर दंपत्ति आए हुए थे, पति पत्नी, उत्तर प्रदेश से, हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर। अचानक एक दिन मेकअप करते करते पता नहीं क्या उसको अंदर से प्रतिक्रिया हुई, आंखों से ब्लड आने लगा और दिखना बंद हो गया। एक आपने नेवी के हमारे कमाडोर सुने हो, यहीं से 90% सुबह उठे तो आंखें 90% ज्योति खत्म। ऐसी परिस्थिति में अनुलोम विलोम करो, 24 घंटे में रिकवरी हो जाती है। उस डॉक्टर बहन की 12 घंटे लगातार उसने मुझसे सुन रखा था और उसको लगता था मैं तो अभी 30-32 साल मेरी उम्र है और मैं ऐसे ही अब बिना आंखों के कैसे जी पाऊंगी। तो वो तो एक आदमी को ना डर भी कई बार करवाता है कि उसने अनुलोम विलोम छोड़ा ही नहीं। शाम को ही प्रॉब्लम हुई थी, अगले दिन सुबह हो गई और सुबह होते होते उसकी आंखें को रोशनी पूरी वापस लौट आई। यहीं से सुना हुआ आपने। लगी रही, उसको नींद ही नहीं आई, डर लग बैठ गया कि अब ये आंख की ये रोशनी अब जहां पहुंच गई है वहां से वापस नहीं लौटी तो मेरी तो जिंदगी जो है अंधेरा छा जाएगा। माता जी ने क्या किया था जरा इनसे भी सुनते हैं। ये अम्मा हमसे बहुत प्रेम करती है और बहुत पुरानी जुड़ी हुई है। अनुलोम विलोम करो आप लोग, लय के साथ करो, बहुत जबरदस्त है। जी अम्मा, रीता मोहन है माता। कहाँ से हो अम्मा? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रीता मोहन, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। 6 साल से रिटायर्ड हूँ मैं। और मेरे को 2018 में जून में मैं अपने बेटे के पास बॉम्बे में थी। वहाँ पे मेरे को कभी भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं रही। और एक दिन अचानक कुर्सी पे बैठी हुई थी मैं, बैठे बैठे एक तरफ ढलकती चली गई और फिर नीचे ज़मीन पे गिरी। तो एक तभी बेटे वहीं पास में एकदम से आवाज़ हुई तो वो आया, उसने मुझे पलंग पे लिटाने लगा वो। तो मैंने कहा मुझे मेरा बायां हाथ पूरा और पूरा बायां पैर, मतलब ये वाला हिस्सा जो था पूरा पैरालाइज हो गया था। मैं ना उंगलियां हिला सकती थी ना पैर की उंगलियां, कुछ नहीं बिल्कुल। पर ये वाला हाथ मेरा ठीक था और सिर भी ठीक था। बेहोश था, बेहोश नहीं हुई थी। तो मैंने उससे कहा मुझे लगता है पैरालिसिस हो गया और बस मैं तो प्राणायाम कर रही हूँ। और उसने मुझे पलंग पे लिटाया और मेरे को पूरे मेरे दिमाग में बाबा जी का पहले शिविर में लेते थे ये जगह जगह पे, तो बोलते थे कि हमने इतने सारे पैरालिसिस के वो ठीक किए हैं, मरीज ठीक किए हैं और वो अगर खुद प्राणायाम ये नहीं कर सकते अनुलोम विलोम तो किसी और को करना चाहिए, पर लगातार उनको कराना चाहिए। तो उससे जो है रिवर्स होने लगता है एकदम से। तो वो इनकी छवि मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसी बसी हुई थी। पूरे टाइम मैं इनका ध्यान करती रही और अनुलोम विलोम करती रही दाएं हाथ से। और फिर मुझे लगा कि बाईं तरफ का है तो फिर शायद सूर्य भेदी ज़्यादा काम करेगा तो फिर मैंने सूर्य भेदी करना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि पता नहीं कभी ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। बाएं तरफ का संबंध दाएं नाक से होता है, ये है ना, राइट नॉस्ट्रिकल लेफ्ट ब्रेन से, लेफ्ट का
राइट से, ऐसा ना, ये विपरीत होता है ऐसा संबंध, तो इसलिए माता कह रही है। हाँ। तो फिर मैं लगातार वो करती रही जब तक बेटे ने वो देखा कौन से डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि वो भी नया था बॉम्बे में, उसको ज़्यादा पता नहीं था। तो एक पास के ही उसमें लेके गया वो, तो वहाँ पे पता चला कि नहीं MRI होगा इनका, तो और उसके लिए तो बाहर ही आपको जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ MRI की सुविधा नहीं है। तो फिर मेरे होम टाउन मुजफ्फरनगर में मेरे जेठ डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन, उनको उसने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ जहाँ पे सारी ये फैसिलिटीज़ हों। तो फिर अंबानी इसका वहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो लेके गया मेरे को, और वहाँ पे उन्होंने तब तक जाते जाते पहुँचते पहुँचते 4 घंटे करीब हो गए थे हमको, और मैं लगातार उतनी देर, ये मेरा अनुलोम विलोम छूटा नहीं। उसने किसी तरह से ले जाके मुझे चेयर्स पे बिठा के लिफ्ट में नीचे लेके गया, तब भी मैं करती रही। कार में बिठाया, फिर कार से हॉस्पिटल तक जाते जाते भी रास्ते भर में अनुलोम विलोम कर रही थी लगातार। ये हौसले की और बात है। बाबा जी का ध्यान कर रही थी, मतलब इनकी ये कपड़े पहने हुए और उनका कहते हुए कि मैंने इतने लाखों मरीज ठीक किए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, ज़रूर मैं ठीक हो ही जाऊंगी बाबा जी की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा बाबा जी में थी। और वहाँ पे जब मैं पहुँची तो व्हीलचेयर पे मुझे इमरजेंसी में अंदर लेके गए, तो उन्होंने एकदम से पूछा कि कब हुआ था ये स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक में होता है कि 3 घंटे के अंदर इंजेक्शन एक देना होता है, तो उससे वो रिवर्सल होता है, नहीं तो फिर वो परमानेंट डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो जब बताया उनको कि 11 बजे हुआ था और हम 3 बजे के बाद पहुँचे थे, तो उनको आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे ठीक है अभी तक। वो हाथ पैर हिलने लग गए थे घर पे ही। हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गई, मैं जब लेटे लेटे कर रही थी वो, और तो मुझे अपने इसमें पैरों की उंगलियों में हल्की हल्की सी सेंसेशन फील हुई। पहले तो बिल्कुल डेड था, कुछ फील ही नहीं हो रहा था मुझे बिल्कुल भी। ये लोग मेरा पैर वैर यूँ जैसे करते थे, कुछ मम्मी लग रहा है, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं फील हो रहा। फिर उठाते थे तो एकदम से गिर पड़ता था, ऐसे ही हाथ उठाते थे तो एकदम से गिर पड़ता था, क्योंकि जान ही नहीं थी मेरी। बल्कि पोतियाँ तो बाद में कहती थी दादी के हाथ पैर मर गए थे, अब जिंदा हो गए जब मैं ठीक होने लगी, क्योंकि उन लोगों को भी इतना आश्चर्य होता था कि ये क्या हो रहा है, कुछ भी हिला विला नहीं पा रही। छोटी छोटी थी वो तब, 5-6 साल की। ये कब की बात अम्मा? ये 2018 की। 2018 की बात। अब 3 साल हो जाएंगे जून में। पूरा रिकवर कितने दिन में हो गया था? पूरा रिकवर बाबा जी मेरा तो 1 महीने में होने लगा था, क्योंकि मेरे को जो फिजियोथेरेपिस्ट आती थी कराने के लिए, वो खुद आश्चर्य करती थी कि आपका, हम जाते हैं कराने के लिए फिजियोथेरेपी पैरालाइज पेशेंट्स को, तो 1-1 महीने में जो वो नहीं सीख पाते, कर नहीं पाते, आप 1 हफ्ते के अंदर उसको करने लगी हो, ऐसा कैसे? और इस एज में 64 ईयर्स की थी मैं उस समय। तो मैंने, आप वो करती हो क्या, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हो क्या? मैंने कहा कि मैं योग करती हूँ बहुत टाइम से योग करती हूँ। तो कह रही हाँ, उसी की वजह से है कि आपकी बॉडी जो है इतनी ज़्यादा उसमें रिकवर कर रही है इतनी आसानी से। और वहाँ पे अब कोई असर नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई असर नहीं है। मैंने कल अम्मा को हाथ पकड़ा करके देखा, मैंने कहा मेरा हाथ पकड़ना, तो इतनी जोर से दबाओ, तो इतनी जोर से दबाया, मैंने कहा अम्मा आपको तो पहलवान जैसा हाथ है इस उम्र में जब पैरालिसिस हो जाता है तो आप, ज्यादातर लोग तो देखा होगा ऐसे ही जिंदगी भर बेकार हो जाते हैं। जैसे इसकी पोतियां बोल रही थी ना, दादी के तो हाथ पैर मर गए, तो उनके हाथ पैर मरे हुए जैसे होते हैं, उनमें जान ही नहीं होती। तो सीधे पैर खोल लो एक बार। तो मैं वहां पर गया, मैंने पूछा क्या करते हो? बोले जेनेटिक बीमारियों पर रिसर्च करते हैं। मैंने कहा कौन कौन सी जेनेटिक बीमारी ठीक कर ली? बोले ठीक है, एक भी नहीं की, और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हजारों करोड़ का। वेलकम फाउंडेशन, आप नेट के ऊपर सर्च करके देख लो, मैं तो उसके अंदर गया हुआ हूं। तो मैंने अंदर जाके मशीनें देखी, उसमें एक इंडियन बेटी थी, वहीं सर्विस करती थी, साइंटिस्ट थी। बोले स्वामी जी आप इतनी साइंटिफिक रिसर्च की बातें करते हो, मैं आपको बताता हूँ रिसर्च होता कैसे है, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई रिसर्च सेंटर तो था नहीं। मैंने कहा बेटा ले चलो, तो लेके गई। तो उस समय भी दुनिया हमें जानने लग गई थी, 2006 की बात है। तो उसने सब दिखाया, तो मैंने कहा एक एक मशीन कितने की है? तो बोले 10 करोड़ की है, ये 20 करोड़ की है।
इनमें हम ऐसे ऐसे आदमी के एक एक सेल को लेकर के उस पर ये करते हैं, उस पर ऐसे 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल से हम स्टडी कर रहे हैं कि जेनेटिक बीमारियां कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, उनमें क्या क्या अंदर क्या क्या उनका मैकेनिज्म है। तो मैंने कहा भैया ये 10-10, 20-20 करोड़ की मशीनें, और मैंने कहा जो तुम काम करते हो तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो बोले जी 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ सैलरी है। मैंने कहा ये रिसर्च वाला काम तो बड़ा कसूता है, इतनी मशीनें बड़ी बड़ी, फिर इतने बड़े बड़े साइंटिस्टों के पैकेज, और परिणाम आए 5-5, 10-10 सालों के बाद। मैंने कहा भाई रिसर्च तो करना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। हम सारे देश से कहते रहे कि भाई आप मुझे सहयोग करो, मैं दुनिया का सबसे पहला योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वेदों पर रिसर्च करने वाला कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ। इसमें करोड़ों रुपए का तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, करोड़ों रुपए की मशीनें लगेंगी और करोड़ों रुपए की सैलरी जाएगी महीने की। तो लोग पहले तो बोलते थे ये रिसर्च करेगा, पहले तो हमारे ऐसे मखौल उड़ाते थे, बहुत इसकी क्या है औकात, क्या इसकी हैसियत, क्या है, क्या पढ़ा लिखा है, कहाँ से आया है, तेरा बैकग्राउंड क्या है, सब खानदान पूछते थे। लेकिन अब दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और जितनी भी हमारी सांस्कृतिक परंपराएं उन पर रिसर्च करने वाला सबसे पहला, सबसे प्रामाणिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने खोल दिया, और उस पर ये सारे काम चल रहे हैं। और वो जो उनको परिणाम 30-30 साल में मिलते हैं ना, वो परिणाम तो हमने 3 साल में ले लिए, रात दिन पूरे अलग अलग प्रोटोकॉल्स बना करके एक साथ। अब तो सारे इनकी पोल अब पता लग गई हमको, तो जो वो काम 30 साल में करते हैं वो हमने 3 सालों में उसको पूरा साइकिल को एकदम व्यवस्थित रूप से ले आए, क्योंकि हमें परिणाम पता था। उनको तो परिणाम, वो तो धूल में लठ मारते रहते, मैंने उनको पता नहीं होता है, वो तो एकदम रिसर्च कहते हैं ना, अंधी होती है, उसका डायरेक्शन किधर जाएगा पता नहीं। तो हजारों प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट पहले ही कर लिए थे 30 साल में, और 3 सालों में उन एक्सपेरिमेंट्स को साइंटिफिक जो ड्रग डिस्कवरी का साइकिल उसमें डाल दिया, और ये नई नई चीजें आपको दे दी, और न्यू इन्वेंशन जो पुराना था उसको उस पर भी रिसर्च कर लिए। अब मैं जेनेटिक बीमारियों पर वापस आ रहा हूं, ये बीपी, शुगर, थायराइड छोड़ो। अब इससे पहले मैं यज्ञ चिकित्सा के बारे में ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं ये मैं नैनो टेक्नोलॉजी की बात, नैनो मेडिसिन की बात शुरू से करता रहा हूं। और सबसे पहले मैंने प्राण के बारे में बोलना शुरू किया था कि प्राण इज द नैनो मेडिकेशन। श्वास से तो कोई सूक्ष्म हो नहीं सकता। एक बार 3-4 नोबेल पुरस्कार विजेता मेरे सामने बैठा दिए, ये भी पता नहीं 10-12 साल पहले की बात है, एसोचैम वालों ने दिल्ली में, और सारा मीडिया वहां पर, जिन लोगों को याद होगा, इतनी पुरानी बातें पता नहीं किसको याद रहती है, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है ना, तो बोले आज फंसेगा बाबा, बहुत साइंटिफिक बातें करता है। और वो 3-4 नोबेल पुरस्कार विजेता, और इधर से बड़े बड़े डॉक्टरों के जो भीष्म पितामह बैठा रखे, और 1 घंटे तक मुझे अवसर दिया, फिर प्रश्न मेरे से पूछे सब तरह से कि ये इसकी आज जो है खबर लेंगे। तो सारे जो भी उनको पता था मेडिकल टर्मिनोलॉजी से लेकर के साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के, एक एक का मैं जवाब देता रहा, कोई अहंकार के साथ नहीं, जो एक्सपीरियंस था उसके साथ देता रहा। और भाई इस एंसेंट मेडिकल साइंस के साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस की भी जो बेसिक उसकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स हैं मुझे बताइए, उनको साथ में लेता रहा। तो प्राण के ऊपर ही मैंने सारा, कि प्राण जो है ये सबसे बड़ी नैनो मेडिसिन है। अब और जो आयुर्वेद की औषधियां हैं ना, ये जीवनी औषधियां हैं, और ये है दैवी चिकित्सा, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, सारी थेरापी। चलो करते रहो, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म मैम करवा दे रहे है ना, फिर सूक्ष्म मैम के बाद आज आसन अंत में रखें, फिर प्राणायाम करवाएंगे, दैवी चिकित्सा कराते हैं हम आपकी। तो यज्ञ में जो अभी तक तो 10-15 बीमारियों पर विशेष लाभ हमने देखा है। एक तो ये ब्रेन की बीमारियां, जो 3-3, 6-6 महीने से जिनको होश नहीं था,
जिनको एपिलेप्सी के अटैक पड़ते थे, ब्रेन की बीमारियों में ब्रेन डिसऑर्डर्स, न्यूरो डिसऑर्डर्स, न्यूरोपैथी रेट और ये एमएनडी के रोगियों को यज्ञ कराने के बाद में चलने लगते। कर लिया थोड़ा तुमने? हाँ चलो बटरफ्लाई कर लो। मेरे साथ बोलो, मनुष्य धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली रचना है। इसका मतलब तुमसे ज्यादा शक्तिशाली भूत प्रेत डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी राहु केतु साढ़े सती कईयों की मैंने उतारी है। कुछ बोली जी मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। मैंने कहा चल बेटे, उसके सिर पे हाथ रख के मैंने कहा चल उतार दिया तेरा, जा। और सच्ची उसका उतर गया। और यज्ञ करवाते हैं भाई। कितने ही कोई कहे कि आसुरी शक्तियां होती हैं और उसके प्रूफ भी दे दे, मान लीजिए। हाँ, वैसे तो 99% लोग पाखंड करते हैं। दैवी शक्तियों के बारे में बोध और उनकी अनुभूतियां करोड़ों में किसी एक को होती है। अदृष्ट शक्तियों की अनुभूति, दृष्ट तो समझ में आता नहीं, अदृष्ट कहां समझ में आएगा? जो दिख रहा है वो तो समझ में आ नहीं रहा, आत्मा तो समझ में आ नहीं रहा। परमात्मा की बात करते हैं, जीवन समझ में आ नहीं रहा, मोक्ष की, स्वर्ग की, जन्नत की, हेवन की बात करते हैं और जहन्नुम में जा रहे हैं। सुनो, अपने ऊपर विश्वास रखो। तुम्हारी दुनिया की कोई बीमारी, सुन लो मेरे साथ बोलो, रोग, सब बाधाएं, सब समस्याएं, संकट, चुनौतियां तुम्हारे सामने बोनी हैं, छोटी हैं। तुम उन सब को जीत सकते हो। ये सच्ची बात कह रहा हूं मैं। अब ये बात छोटी सी है, लेकिन इसको मैंने अपने जीवन में और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में अनुभव किया है। बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपको आधा मिनट में कह दिया है। तुम रोगों के सामने हार जाते हो, समस्याओं के सामने सिर झुका देते हो, समर्पण कर देते हो? नहीं। मेरे साथ बोलो, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। मैं कभी पराजित तो होने वाला नहीं। बीमारियों के सामने, समस्याओं के सामने समर्पण नहीं करना। कर लेते से मर गए, मर गए। जिसको देखो वही मरे मरी बातें करता रहता है। बोले समझे, आप सुबह उठ करके आपको कौन सा करंट लगा रहता है, आप सबको जागृत करते रहते हो। मुझे कोई करंट नहीं लग रहा, तुम्हारे अंदर वही करंट है। चलो अगली बात देखो, जेनेटिक बीमारियों की, यज्ञ चिकित्सा की बीच में बात पूरी कर देता हूं। जो औषधियां भी ना ले सकें पूरी, तो 10 तरह की सामग्री की मैंने बात की थी आपको, और इसमें सबसे ज्यादा लाभ हुआ है मेध्य औषधि। मेधा क्वाथ अपना ही, मेधा क्वाथ में गाय का घी गूगल डाल करके उसे हवन कर लो, सारी मस्तिष्क के रोग, एपिलेप्सी पहले ही दिन में ठीक कर दिया हमने। लोगों को रोज 3-3, 5-5, 10-10, 15-15 बार दौरे पड़ते थे, मृगी के पहले ही दिन से बंद हो गए। ये देखा है मैंने, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, मेरे को ये यदि बिना हुआ मैं ऐसे इंस्पिरेशन जो होता ही नहीं है, वो मैं उस इंस्पिरेशन की बात करता रहूं, तो लोग मुझे थोड़े दिन में पागल घोषित कर देंगे कि स्वामी रामदेव तो ऐसे बड़बड़ाता रहता है। क्यों बोलूंगा मैं? जो बिना हुई बात कभी नहीं बोलता मैं, जो हुआ है वही बोलता हूं। फिर ये न्यूरो प्रॉब्लम्स में, इसमें तो इम्यूनोग्रिड अभी ये नई बना दी। इसमें क्या है? जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि। अभी इसमें क्या अष्टवर्ग हमने खोज तो लिया, इसमें जितना मिलता है हम पूरा डाल देते हैं। जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, इनको जीवनी औषधि का आयुर्वेद में। फिर इसमें विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला के बीज और गिलोय।
ये हमने आपको इम्यूनोग्रिड पाउडर और इम्यूनोग्रिड वटी दे दी है। जितने भी ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एमएनडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऑटोमेन डिजीज हैं, और जिनको भी एपिलेप्सी है, ब्रेन डिमेंशिया है, पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, उन सबको मैं दे रहा हूं ये। और साथ में वो एकांगवीर रसराज बसंत कुसुमाकर मोती और रजत दे रहा हूं। और ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, इसका 100% सक्सेसफुल रेट आ रहा है मेरे पास में। एफिकेसी की बात की जाती है 100%। ये नई औषधियां बनाई है इम्यूनोग्रिड। ये ग्रिट क्यों लेना पड़ा? ग्रिट माने जुझारूपना, लड़ने की ताकत। अब हमको नाम नहीं मिल रहे थे, हमने बहुत नाम खोजे, हजारों नाम खोजे। हम तो संस्कृत शास्त्र पढ़े हुए, व्याकरण पढ़े हुए, शब्द शास्त्र हमारा मूल विषय था गुरुकुल में, तो हमको नाम नहीं मिले। पहले वाले तो नाम मिल गए थे, जो हृदयामृत आदि, मेधावटी, मुक्तावटी, मधुनाशिनी। उसके बाद लोगों ने ना, कुछ लोग इसी धंधे में रहते हैं, उन नामों के रजिस्ट्रेशन करा के रख लेते हैं और उनसे मांगते हैं, तो फिर एक एक नाम के 5-5, 10-10 लाख रुपए, और हमारे जैसा कोई मांगे तो फिर तो करोड़ों रुपए उसकी डिमांड करने लगते हैं। मैंने कहा हाँ, नाम भी हमें रखने आते हैं। पहले हम हिंदी को प्रायोरिटी देते हैं, संस्कृत को प्रायोरिटी देते हैं, नहीं तो अंग्रेजी वाले भी ठोक देते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? क्या है, लोगों को जो समझ में आए। अब मैं लीवर और किडनी रोज बोलता हूं। एक मेरे से बोले, आप संस्कृत पढ़े हुए लोग होकर के लीवर किडनी क्यों बोलते हो? मैंने कहा, मैं लीवर को यदि यकृत बोलूं और किडनी को मैं वृक्क बोलूं तो लोगों को समझ में नहीं आता। लोग पूछते हैं ये वृक्क दोषर का क्या मतलब होता है? मैंने कहा वृक्क होता है किडनी। अब ये याद करने में ही पूरे देश को 100 साल तो मेरे यही सिखाने में लग जाएंगे, इस भाषा कि लीवर को यकृत बोलते, यकृत को कोई विकृत बोलेगा, और वृक्क को कोई और कुछ बोलने लग जाएगा, पता नहीं खैर, ये सूक्ष्म मैम आपको बता दिया था थोड़ा।